हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोथ में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रैंक किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है और यहीं से आपके प्रश्न बनने की संभावना बहुत है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने 3 पार्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और आज जो है पार्ट 4 है और इसमें हम 65 प्लस क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिन भी परीक्षाओं में जनरल साइंस के प्रश्न बनते हैं तो उन सब के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो है। आपका जो आगामी परीक्षा है यूपीएससी करनी सैक और एसएससी और जिन भी परीक्षा में पूछी जाती है, बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के जो प्रश्न होंगे ना, उसमें आपके केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, बायोलॉजिकल होता है उसके भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा ये एक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 बार ये परीक्षा में बन चुका है, तो महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, उसका अंतिम उत्पाद ठीक है क्या होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है या जल होता है। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट है भाई आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने भी प्रश्न बनेंगे ना, उससे सभी को यहाँ पर नोट कर लेंगे और बिल्कुल आप अच्छे से नोट करना, जिससे आपका रिवीजन होगा और वीडियो को दोबारा देखना ताकि आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये किस में होता है? रात्रि में होता है, दिन और रात्रि में होता है, दिन में या रात्रि में होता है या केवल दिन में होता है? दोस्तों ये आसान सा उत्तर है। आपको पता होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण है वह सूर्य की किरण में मतलब दिन में होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल दिन में। नेक्स्ट है भाई आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होते हो। तो ये बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है। ठीक है, कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपकी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आवश्यक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन मत कर देना, क्योंकि ऑक्सीजन तो जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे निकलती है अभी आपको नेक्स्ट प्रश्न में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मात्रा में अगर गैस बन रही है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर है, वो है प्रकाश संश्लेषण। देखो कैसे होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो अगर वो ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या करता है, वातावरण को हटाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को कौन हटाता है? वो हटाते हैं हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। ठीक है, पेड़ पौधे हटाते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ठीक है, देखो अभी हमने पहले देखा था कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है जो उसमें निकलती है? तो दोस्तों उसका नाम है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, ऑक्सीजन निकलती है, CO2 वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स जो हो ना एक साथ बनाना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस वो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, लैंग्वेज में ध्यान देना, मैं आपको आसान से समझाऊंगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? मतलब विमोचित मतलब निकलती है। तो ऑक्सीजन निकलती तो है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, परंतु कैसे निकलती है? तो ऑप्शन देख के बिल्कुल सही करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करना, जल का प्रकाश अपघटन होता है, CO2 की कमी, क्लोरोफिल का टूट जाना। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ना, वो है आपका जल का प्रकाश अपघटन। देखो कैसे, ठीक है, जल का आपको पता होगा कि H2O फॉर्मूला उसमें होता है। ठीक है, और जल में आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन भी
होती है। ठीक है, तो जब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, आपका जल निकलता है ना, तो उसमें आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भी निकल जाती है। तो ये नोट करना। ठीक है, ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है, जल का प्रकाश अपघटन के कारण होती है। ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश जो ऊर्जा होती है ना, क्योंकि देखो धूप से हमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती है वो प्रकाश ऊर्जा है, तो उसको किस ऊर्जा में बदलते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में। तो दोस्तों इसको हम बदलते हैं आपका रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन जो है वो 65 प्लस है, तो बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर करेंगे, और जहाँ पर आपको ट्रिक बतानी होगी, जहाँ पर अच्छे से आपको समझाना होगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन याद करा दूंगा। क्योंकि देखो बहुत सारे जो उसमें जो वर्ड होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, अच्छे से याद नहीं हो पाते। तो कैसे याद करने हैं, तो वीडियो में बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन है रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रिया, केल्विन साइकिल, ठीक है, ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केल्विन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और आप इसमें 100% गलत करोगे, तो वाष्पीकरण को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये बिल्कुल सही करके आना। ठीक है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। और दोस्तों जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आएगी और इसके अभी 2 से 3 पार्ट और आएंगे, तो पूरा आपका जनरल साइंस उसमें कवर हो जाएगा। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन से जिम्मेदार है। मतलब जो पौधे में आपका वाष्प उत्सर्जन होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके जाइलम होता है, मूल होता है, रंध्र होता है या छाल होता है। आपने ये छोटी कक्षा में भी पढ़ा होगा कि रंध्र के जरिए ही आपका क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त, ठीक है, पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है, तो वो हो जाएगा बिंदु स्राव। ठीक है, बिंदु स्राव जो होगा ये निकलता है। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट है और इसे आप बिल्कुल अपने दिमाग से इजीली कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं होगा, एग्जाम में आ जाएगा तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है, और देख सकते हो कि ये एग्जाम में 2 से 3 बार बन चुका है। तो दोस्तों कौन सा जिम्मेदार नहीं है, पौधे के विकास के लिए कौन सा जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन है सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका उत्तर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब जरूरी होते हैं, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। जिस रूप में पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। आपको पता होगा जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो किस रूप में करते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन तो प्राप्त नहीं करते होंगे, तो किस रूप में करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा नाइट्रेट। बिल्कुल इसे अच्छे से रट लेना। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन ना पिछली कक्षा में भी बताया था। ठीक है, उसमें ऑप्शन जो था मटर था, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थायीकरण की जो क्षमता होती है ना, वो होती है आपकी दालों में होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन में किसमें आपको दाल दिख रही है, वो है चना एवं अन्य दाल। अगर दालें कहीं पर आएगी या किसी दाल का नाम आएगा या मटर भी आएगा, तो बिल्कुल सही करके आना है, उन तीनों ऑप्शन को लगा के आना है। तो दोस्तों यहाँ पर चने की दाल होती है, अन्य दलहन जो होते हैं ये भी सब दालों में आता है। ठीक है, और मटर भी ना, उसको भी ध्यान में रखना, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया आपसे कि पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको इसको कैसे नोट करोगे,
आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि पादप हार्मोन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो साइटोकाइनिन होता है ये भी पादप हार्मोन होता है, एथिलीन भी पादप हार्मोन होता है, और आपका जिबरेलिन भी पादप हार्मोन होता है। परंतु जो आपका इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन एक पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, ये मनुष्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है ना आपसे कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा इसमें पादप हार्मोन है, ठीक है, साइटोकाइनिन या थायरोक्सिन या इंसुलिन या एस्ट्रोजन। दोस्तों मैंने आपको बताया था साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, बौने पौधे को किस अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में देखना। यहाँ पर है बौने पौधे, ठीक है, तो बौने जो पौधे होते हैं ना, मतलब छोटे पौधे होते हैं, उसको किस अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, उसकी लंबाई हम कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये प्रश्न कई तरीके से आ सकता है, पर ध्यान देना कि पौधों की लंबाई कैसे बढ़ाई जा सकती है, किस हार्मोन से बढ़ाई जाती है, सब हार्मोन से यहाँ पर। तो ऑप्शन है जिबरेलिन्स, ठीक है, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन या डोमिन। तो दोस्तों बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पौधों की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, जो बौने पौधे होते हैं उनको क्या करता है, लंबा करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आता है, तो ये प्रश्न आपके लिए रखा गया है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी है एक्स किरण उत्सर्जन। तो दोस्तों बिल्कुल इसका जो सही उत्तर आपको लगाना है वो है नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या है, सौर ऊर्जा का आपका स्रोत है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा, इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है। नेक्स्ट है भाई आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, आपने देखा होगा ना, आपने न्यूज़ में सुना होगा हाइड्रोजन बम के बारे में, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। कैसे याद करना है, आप ऐसे जान सकते हो कि हाइड्रोजन बम है, कभी भी अनियंत्रित हो सकता है भाई, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। संलयन को ध्यान देना, ठीक है, विखंडन मत करके आना, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। दोस्तों जो जनरल साइंस के प्रश्न होते हैं ना, तो उनको आपको इतना डीप भी नहीं पढ़ना है, उसमें आपका ज़्यादा समय लगे, तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो और वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका, हाइड्रोजन बम किस विकसित किया गया था, ठीक है, तो दोस्तों हाइड्रोजन जो बम था ना, किसने विकसित किया गया था, तो इसका जो बिल्कुल आपको याद करना है ना, वो करना है टेलर, ठीक है, टेलर ने किया था, ट्रायल करते हैं तो ऐसे याद कर सकते हो कि टेलर, ठीक है, बम का भाई हमने क्या था, ट्रायल किया था, तो टेलर याद रखना, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, तो दोस्तों जो परमाणु रिएक्टर है इसका जो आविष्कार किया था ना, वो किया था आपका एनरिको फर्मी ने किया था, ठीक है, किसने किया था, एनरिको फर्मी ने किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। मतलब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो फल लगता है ना, प्राकृतिक तरीके से जो पकते हैं ना, तो कौन सा हार्मोन उन्हें पकाता है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है, तो ऑप्शन है आपके काइनोटिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हो, और इसका जो सही उत्तर है वो आपका एथिलीन, ठीक है, एथिलीन क्या है, एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। एथिलीन जो है प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, कौन, आपका एथिलीन है, नेचुरल है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, गन्ने का लाल संडात किसके कारण बनती है, ठीक है, तो दोस्तों जो गन्ने का लाल संडात होता है ना, किसके कारण बनती है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ना, जो गन्ना होता है, ठीक है, अगर आपने कभी गन्ना खाया होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बीच में ना एक लाल तरह की क्या होती है, लेयर जैसी बन जाती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये गन्ना खराब हो गया, जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे ही सेम होता है, कभी ना कभी आपने देखा होगा, तो वो किस कारण बनता है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कालेटोट्राइक्रम फैल्केटम द्वारा बनता है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे का आर्द्र पतन रोग किस कारण होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है, जो पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है ना, किस कारण होता है, तो ये होता है आपका एल्बुगो कैंडिडा द्वारा, ठीक है, एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, करनाल बंट एक बीमारी है, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है, इसके जैसे ही 3 से 4 प्रश्न है, बिल्कुल इसे भी नोट कर लेना। तो करनाल बंट किसकी बीमारी है, आपकी धान की बीमारी है, मटर की है, राई की है या गेहूं की है। दोस्तों ये जो है ना, गेहूं की बीमारी है, क्या है, करनाल बंट जो है एक गेहूं की बीमारी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, जब पौधों में एक व्हाइट बर्ड रोग होता है ना, किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका जिंक की कमी से। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल नोट कर लेना। ध्यान रखना कि पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसके कारण होता है? जिंक के कारण होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग जो होता है ना, ये किस तत्व की कमी से होता है? तो दोस्तों ये भी है ना, जिंक की कमी से ही होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, पौधों में व्हाइट बर्ड रोग ये भी जिंक की कमी से, धान का खैरा रोग ये भी जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोलॉजिकल शब्द की रचना किसने की थी? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो इकोलॉजिकल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों टॉपिक भी आपका इसमें कवर हो जा रहा है क्योंकि इकोलॉजिकल से प्रश्न आता है। तो दोस्तों इकोलॉजी जो होता है ना, इकोलॉजी क्या होता है? तो हिंदी में इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों इस शब्द की रचना किसने की थी? दोस्तों ये शब्द की रचना की थी ना, वो की थी हैकले ने। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकले ने की थी। किसकी की थी? वो की थी आपकी इकोलॉजिकल शब्द की रचना, मतलब जो शब्द है ना उसकी रचना की थी। अब इस मतलब इसकी खोज नहीं किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या की थी? शब्द की रचना की थी, मतलब इसका शब्द उन्होंने क्या था, ये नाम दिया था इकोलॉजिकल। नेक्स्ट है भाई आपका, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया कि आसपास के जो वातावरण है, ठीक है, आपके जो आसपास का जो आवरण होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। तो पशु और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। जो पशुओं का होता है पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं आपका परिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। ध्यान से रखना। नेक्स्ट है भाई आपका, पारिस्थितिक निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, इसमें आप किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा जीव और वातावरण। मनुष्य और वन मत करके आ जाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जीव है ना, उसी में से आपके जीव जंतु आ जाते हैं। ठीक है, और वातावरण में आपके पेड़ पौधे ये सभी आ जाते हैं। तो इनका क्या करते हैं हम? अध्ययन इसमें करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि परिस्थितिक तंत्र जो शब्द है उसकी रचना किसने की थी? उस शब्द की रचना किसने की थी? तो वो की थी आप इकोलॉजिकल, दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बोल लेते हैं कि सर इंग्लिश में भी बताओ। तो दोस्तों जहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज़ होगा तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र ये बोला कि किस संकल्पना किसने परिभाषित किया था? ठीक है, तो दोस्तों ये क्या था आपका? टांसली ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आर्थर टांसली ने परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके, परिस्थिति तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। क्या बोला है? परिस्थिति तंत्र के दो घटक कौन से हैं? और आप इसमें बिल्कुल गलती करोगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो दो घटक बोला है ना, तो दो घटक होते हैं, वो होता है आपके जैविक और अजैविक होते हैं। क्या होते हैं? जैविक और अजैविक जो होते हैं परिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। ठीक है, पौधे और जीव करके मत आ जाना, दो घटक आपसे पूछ रहे हैं, तो जैविक और अजैविक होते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लोरा और फाना का अर्थ है। तो दोस्तों फ्लोरा और फाना का जो अर्थ होता है वो होता है आपका पौधे और पशु होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं दोस्तों? देखो फ्लोरा से आप ऐसे दोस्तों फ्लावर रख सकते हो। ठीक है, तो फ्लावर मैंने पौधे। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने होते हैं। ठीक है, और दोस्तों फाना को पशु को याद रखना। ठीक है, ऑप्शन ए अगर यहाँ पर सही बैठ जाएगा ना, पौधे एक ही में है। ठीक है, तो फ्लोरा फ्लावर पौधे, इसको ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? मतलब कृत्रिम, देखो एक तो होता है परिस्थितिक तंत्र, ठीक है, वो प्राकृतिक होता है। ठीक है, और ये पूछा आपसे कृत्रिम कौन सा है? जो मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, जो मनुष्य ने बनाया है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? इन ऑप्शन में से बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तो उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। धान का खेत, वन, झील या घास का मैदान। तो दोस्तों देखो, जो वन और झील होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, और घास का मैदान भी क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। कोई घास का मैदान उगाता थोड़े ही है। ठीक है, और दोस्तों जो धान का खेत है ना, धान का खेत क्या होता है? मनुष्य ही धान के होता है फसल को उगाता है। तो ये क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक कृत्रिम जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो वो निरूपित किया जाता है जल जीवनशाला द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जल जीवनशाला द्वारा किया जाता है। ऐसे ही प्रश्न कन्फ्यूजन करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवनशाला द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका,
खाद्य श्रृंखला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो खाद्य श्रृंखला मतलब क्या होती है, एक फूड चेन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश वाला ध्यान देना, जिसे फूड चेन बोलते हैं, आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, फूड चेन। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला क्या है मतलब, ठीक है, स्वपोषी जीवों के बीच संबंध है, ठीक है, दो जीवों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय है, एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है, एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य मतलब जो एक जीव है ना, परिस्थिति तंत्र में क्या होता है कि जो आपका फूड चेन होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक जीव होता है दूसरे जीव पर निर्भर होता है, ठीक है, अपने खाने के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, ठीक है। तो देखो जैसे दोस्तों घास होती है, ठीक है, तो घास कौन खाता है, घास आपको क्या कौन खाता है, बकरी जो होती है वो घास खाती है, ठीक है। और मनुष्य जो होता है वो मांसाहारी भी होता है, तो मनुष्य क्या होता है, बकरी को ही खा जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला है ना, उसमें मानव क्या है, एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीय उपभोक्ता है, या प्राथमिक या द्वितीय उपभोक्ता है। तो दोस्तों जो आपका मनुष्य होता है वो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है, ठीक है, प्राथमिक भी होता है और द्वितीय उपभोक्ता भी होता है, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं, ठीक है, अगर हम बकरी का या भेड़ का मांस हम खा रहे हैं तो हम क्या होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जो होंगे वो होंगे द्वितीय उपभोक्ता होंगे, ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो जनरल होते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है या जिसमें आप कन्फ्यूजन होगे। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है, आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन का निर्माण कौन करते हैं, तो उसमें से कौन सा बिल्कुल सही है। तो पहला है घास, गेहूं और आम। तो दोस्तों घास जो है, गेहूं इस पर कोई निर्भर नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी है घास बकरी और बकरी मानव। मतलब देखो दोस्तों जो घास है वो कौन खाता है, बकरी खाती है, ठीक है, और बकरी कौन खाता है, वो मानव खाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है, एक फूड चेन बन रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से, ठीक है, में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा है, ठीक है। तो दोस्तों परिस्थिति तंत्र मतलब आपका इकोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला परिस्थिति तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा होती है, ठीक है। अगर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, स्थानांतरण में क्या होती है, ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है या घटती है। तो दोस्तों इसमें जो होती है ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा और ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परिकिरण के कारण, ठीक है। जो लाल रंग होता है उसका परिकिरण हो जाता है, तो इस कारण क्या होता है, जो सूर्य उदय के समय भी और सूर्य अस्त के समय भी क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अगर सूर्य उदय आएगा ना तब भी परिकिरण के ही कारण होता है, ठीक है, ये ध्यान में देना। नेक्स्ट है भाई आपका, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, ठीक है। आपने देखा होगा कि साबुन के जो पतला झाग बनता है उसमें चमकदार रंग, उसमें रंग दिखाई देता है ना, कलरफुल, तो वो किस परिघटना का कारण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुलित परावर्तन और वितरण द्वारा, ठीक है, बहुलित परावर्तन और वितरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। मोटर कार मतलब आपने कार में देखा होगा ना, जो साइड के साइड मिरर होते हैं, पार्श्व दृश्य मतलब आपके जो साइड मिरर होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बिल्कुल इसे नोट कर लेना। जो साइड मिरर लगा होता है ना कार में या बस में, कोई भी जो 2 पहिया या 4 पहिया वाहन में, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों उसमें जो लगा होता है वो लगा होता है आपका उत्तल दर्पण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक से प्रश्न है पर यही प्रश्न आते हैं। तो उत्तल दर्पण लगा होता है आपका जो साइड मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए आपका कौन सा दर्पण लेते हैं, तो वहाँ पर ले जाता है आपका अवतल दर्पण ले जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है भाई आपका, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार देखो आ चुका है, ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो जो मानव की रेटिना होती है ना, इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है, तो ये बनता है आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। ध्यान देना, वास्तविक बनेगा रियल और आपका उल्टा बनेगा मतलब अपोजिट बनेगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन ये ध्यान में रखना है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, 10th या 12th में पढ़ा होगा, तो नापी जाती है, ठीक है। तो किस में नापी जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये नापी जाती है आपके हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर मत कर देना, ऑप्शन में ये भी दे रखा है। आपको क्या ध्यान रखना है, हाइग्रो, ठीक है, हाइग्रोमीटर ध्यान में रखना है। क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, अगर हम ऊंचाई मापने के लिए मतलब हाइट नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है बैरोमीटर का, प्लानीमीटर का, अल्टीमीटर का या हाइड्रोमीटर का। तो ये नापा जाता है अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापते हैं? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना, समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों ये आपने सुना होगा, इसे कहते हैं सोनार। सोनार जो होता है समुद्र की गहराई मापता है। क्या नापता है? समुद्र की गहराई नापता है। नेक्स्ट है भाई आपका, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन होता है ये होता है तापमान को स्थिर रखने के लिए। ठीक है, बिल्कुल स्टेट, थर्मोस्टेट जो होता है ये क्या करता है? तापमान को स्थिर रखता है। देखो आप देखते हो थर्मो जो होता है, ठीक है, तो इससे आप तापमान दे सकते हो और बिल्कुल स्थिर रखता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से नियत तापीय प्राणी कौन सा है? दोस्तों नियत तापीय प्राणी वह होते हैं जिनका जो ब्लड होता है ना, ठीक है, वह दूसरे जीवों की तुलना में क्या होता है? अधिक गर्म होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? नियत तापीय प्राणी कहते हैं। तो इनमें से दोस्तों आपका चमगादड़ जो होता है ना, वो नियत तापीय प्राणी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। दोस्तों ये देखो आसान उत्तर है, परंतु आप इसमें गलती करोगे, मुझे पता है। तो डॉल्फिन जो होता है क्या है? तो बहुत सारे इसमें जो अभ्यर्थी है वो मत्स्य करके आते हैं, मछली तो है दोस्तों, मछली नहीं है। डॉल्फिन जो होती है ना आपका स्तनी में आती है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या होती है? स्तनधारी होती है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2-3 फैक्ट और बताता हूँ कि सबसे बड़ी जो स्तनधारी है आपका, वो आपका हो जाएगा व्हेल हो जाएगा। ठीक है, व्हेल क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी स्तनधारी यहाँ पर हो जाएगी। और सबसे बड़ी मछली अगर पूछेगा ना तो वो होती है आपकी शार्क। ठीक है, ये नोट कर लेना, इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, और इसे नोट कर लेना, सबसे बड़ी मछली शार्क होती है और आपका सबसे बड़ी जो स्तनधारी होती है वो व्हेल होती है। ठीक है, ये बिल्कुल नोट कर लेना। और डॉल्फिन जो है वो मछली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? जैसे हमारा राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है, तो वैसे राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? आप लोगों को पता होगा, ये होते हैं गंगे डॉल्फिन। ठीक है, गंगे डॉल्फिन क्या हमारे राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो दोस्तों जो एलिसा जांच होती है कौन से रोग में होती है? तो ये होती है आपकी टीबी में। टीबी में आपकी देखो एलिसा जांच की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है भाई आपका, पोलियो किस कारण होता है? तो दोस्तों जो पोलियो होता है ना, ये क्या होता है? वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा नहीं फैलता, वायरस के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो वायरस होते हैं मैंने आपको बताया था, ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने पर ही फैलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप श्वसन के द्वारा, ठीक है, या आपके सामने कोई खड़ा है उसमें अगर कोई वायरस है, ठीक है, अगर वो गलती से उसके कुछ पार्टिकल्स आपके श्वसन के द्वारा आपके अंदर चले गए तो आपके अंदर भी क्या होता है? इन्फेक्टेड हो जाएगा और आप भी क्या होता है? उस वायरस से पीड़ित हो जाओगे। बल्कि जो आपका जीवाणु है, जीवाणु कैसे होता है? वो बिल्कुल टच करने से, ठीक है, ही फैलते हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो पोलियो क्या है? वो एक क्या है? आपका विषाणु है। नेक्स्ट है भाई आपका, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पोलियो के टीके की जो खोज की थी ना, वो की थी आपके साल्क ने। ठीक है, जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, हड्डी तोड़ ज्वार को सामान्यतः क्या कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों जो हड्डी तोड़ ज्वार किस में आते हैं? तो दोस्तों हड्डी तोड़ जो ज्वार आता है ना, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये आता है आपके डेंगू में आता है। ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, बिल्कुल इसका उत्तर सही हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका डेंगू है ना, ये फैलता है आपका अरबो वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, ये भी किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। और इस वायरस का नाम क्या है? वो है अरबो वायरस द्वारा है। ठीक है, और किस मच्छर से फैलता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो ये फैलता है आपका मादा एडीज मच्छर से। ठीक है, मादा एडीज मच्छर से आपका डेंगू फैलता है, ये भी नोट कर लेना, एग्जाम में प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जो कवक से फैलने वाले क्या होते हैं? रोग होते हैं। ठीक है, तो कवक से फैलने वाले रोग की ट्रिक बताता हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बनते हैं और आप उसमें गलती करते हो। तो दोस्तों कवक से देखो ट्रिक है, वो है आपका गंजा दामाद। ठीक है, इसको नोट कर लेना, बस इससे सारे आपके बन जाएंगे। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, इससे आप क्या होगे? याद रख सकोगे। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट आपको अगर ये याद हो जाएगा ना, तो उससे देखो आप सारे जितने भी उसके जो वायरस है ना,
ठीक है, उससे फैलने वाले जो रोग होते हैं वो आप पहचान सकते हो। तो गंजा कैसे होता है, तो गंजा होता है आपका गंजापन, ठीक है, जो आपका गंजापन हो जाता है ना, ये भी किसके द्वारा होता है, ये भी कबक द्वारा होता है। कबक का मतलब क्या होता है, फंगस, ठीक है। देखो आपका डैंड्रफ हो जाता है सर में, डैंड्रफ हो जाएगा तो बाल झड़ेंगे, बाल झड़ते हैं तो गंजापन आता है। तो दोस्तों यहाँ पर गंजापन किसके कारण होता है, वो होता है आपके कबक द्वारा होता है, मतलब कबक की ट्रिक है, ठीक है, कबक से जितने रोग होते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका दमा, ठीक है। तो दोस्तों दमा को कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है दामाद, ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। तो दामाद से आपका जो दमा है ना, दमा, तो ये दमा रोग हो जाएगा, ठीक है। दमा भी किसी कारण होता है, वो भी आपका फंगस या कबक के कारण ही होता है, ठीक है। ये भी दमा या अस्थमा दोनों एक ही होते हैं, ये दमा। बाकी इसमें जो दो बचा है ना, ये हो जाएगा आपका दाँत, ठीक है। दाँत क्या होता है, एलर्जी होती है ना, ये भी कबक के कारण ही होती है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका जो होता है खाए, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से इसको देख लेंगे। खाए किसके कारण होता है, खाए से क्या बनेगा, वो बनेगा आपका खाज और खुजली, ठीक है। तो खाज खुजली भी कैसे होती है, वो आपकी खाए से हो जाती है, ठीक है। बाकी आपका हो जाएगा फ्रूट, ठीक है, खाए फ्रूट था ना, तो फ्रूट से क्या बनेगा, देखो एक और रोग होता है, उसका नाम होता है एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट होता है, ठीक है। तो वो भी किसके कारण होता है, आपका कवक के कारण ही होता है। तो दोस्तों ये ट्रिक थी, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है, वहाँ से आप इसको बना लेना। तो यहाँ से आप ऐसे करके आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। ईईजी भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं आपका, ईईजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस रोग के लिए किया जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है दोस्तों। जो आपका ईईजी है ना, ये आपका मस्तिष्क के लिए किया जाता है, ठीक है। ईईजी आपके किससे जाता है, मस्तिष्क के लिए किया जाता है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो दोस्तों आपका विडाल जो परीक्षण होता है ना, वो किसके लिए होता है, मतलब अगर आपको टाइफाइड होगा ना, तो डॉक्टर क्या बोला आपको, विडाल परीक्षण करने के लिए देगा, मतलब टेस्ट करने के लिए देगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसे भी बिल्कुल नोट कर लेना। और दोस्तों जो आपका टाइफाइड होता है ना, ये आपका जीवाणु से फैलता है, ठीक है, किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जीवाणु की भी बताऊंगा और आपको वायरस की भी बताऊंगा, मतलब आपके विषाणु की भी बताऊंगा। तो दोस्तों जीवाणु से कौन फैलता है, आपका टाइफाइड भी फैलता है। और विडोलर टेस्ट क्या होता है, इसके कारण ही होता है। और दोस्तों जो टाइफाइड में होता है ना, ये आपका मियादी बुखार आता है, ठीक है, ये भी इसे नोट कर लेना। कौन सा बुखार आता है, मियादी बुखार इसमें आता है, ठीक है। हड्डी तोड़ बुखार कहाँ आएगा, आपका डेंगू में आएगा, और मियादी बुखार किस में आता है, टाइफाइड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। दोस्तों देखो ये काफ़ी आसान आपको लग रहा होगा, परंतु इसको आप गलत करके आओगे। कीट नहीं है पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन है मच्छर है, मकड़ी, घरेलू मक्खी या खटमल। जल्दी से इसका सही उत्तर आप बताओ, ठीक है भाई, कौन इसमें कीट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो मकड़ी है ना, वो कीट में नहीं आती है, ठीक है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको कन्फ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है, ठीक है। तो मलेरिया जो परजीवी होता है, उसकी कौन सी अवस्था संक्रामक होती है। तो दोस्तों उसकी जो होती है ऑप्शन डी, ठीक है, स्पैरोजोआइटा जो होती है ना मलेरिया परजीवी की, ये क्या होती है, संक्रामक अवस्था होती है। तो बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है भाई आपका, निद्रालु वेदी रोग की वाहक है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है ना, आपकी एक रोग होता है, ये किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ना आपका, वो होता है आपका सीसी मक्खी द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आप इसे नोट कर लेना, एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। और दोस्तों जो आपका ये निद्रालु वेदी रोग होता है ना, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ये आपका किस पे करता है, मस्तिष्क पे ये बिल्कुल जोर डालता है, उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, कालाजार का संचार किससे होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो कालाजार होता है, ये भी एक बीमारी होती है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी कालाजार ही लिखना, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, दोस्तों ये जो होता है ना आपका, वो होता है सिकता मक्खी द्वारा होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, इसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और दोस्तों इसका जो क्या होता है नाम हो जाएगा ना, वो होता है आपका लिस्मनिया। क्या हो जाएगा, लिस्मनिया इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और दोस्तों देखो जो आपका वायरस है ना, ठीक है, उससे कौन सी ट्रिक बनती है, ठीक है, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। ये ट्रिक आपने देखी होगी, पर इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, आपको सिर्फ याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रिक से आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आपको सिर्फ यही देखना है। तो दोस्तों ट्रिक है कि रचना हमें पानी दो, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये वायरस के लिए, ठीक है, रचना हमें पानी दो हो जाएगा, ठीक है, दो जरा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो रॉ से हो जाएगा ना, रॉ से आपका क्या हो जाएगा, रॉ से आपका हो जाएगा रेबीज, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, रॉ से आपका रेबीज यहाँ पर हो जाएगा।
चौ से आपका क्या हो जाएगा, चौ से आपका हो जाएगा चिकन पॉक्स हो जाएगा, ठीक है, चिकन पॉक्स हो जाएगा। और चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर हो जाएगा। देखो तो ये इंपॉर्टेंट है ना, वेरिसेला जोस्टर भी आ सकता है, ठीक है। 9 से यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। और हौ से आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेपेटाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेपेटाइसिस भी एक रोग होता है, ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लेना, ठीक है, ये भी आ सकता है हेपेटाइसिस, ठीक है। और दोस्तों जो आपका जाएगा मीजल्स से हो जाएगा, मे है तो मे से आपको मीजल्स से रखना है। मीजल्स माने क्या होता है, खसरा होता है, क्या होता है आपका, खसरा होता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा खसरा हो जाएगा। मीजल्स माने क्या होता है, आपका खसरा होता है, ठीक है। पौ से क्या हो जाएगा आपका, पौ से हो जाएगा आपका पोलियो हो जाएगा, ठीक है। पौ से क्या हो जाएगा आपका, पोलियो हो जाएगा। दोस्तों इसको यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं, पानी दो जरा, ठीक है। तो पौ से आपका क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। और 9 से आपका कोई भी ट्रिक नहीं है। 2 से जो आ जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा डेंगू, डो या डो, ठीक है, ऐसे याद करना, डेंगू करना, ठीक है। और जौ से आपका क्या हो जाएगा, जौ से आपका हो जाएगा जिग, जिग भी क्या होता है, एक वायरस होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसे नोट कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ठीक है। इसमें हमने 65+ प्रश्नों को यहाँ पर देखा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही महत्वपूर्ण सीरीज आएगी और कंप्यूटर की भी महत्वपूर्ण वीडियो आएगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।